नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्दों के भेद को सीखेंगे। खास बात यह है कि हम इसे सरल ट्रिक्स के साथ समझेंगे ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें और साथ साथ इनसे जो संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हें भी विस्तार से हल के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो शब्दों के भेद उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अब तत्सम अर्थात संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो इतना याद रखना है कि संस्कृत से लिया गया जो शब्द होता है वह तत्सम कहलाता है। इनकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि जो शब्द बिना किसी बदलाव के संस्कृत से सीधे हिंदी में लिए गए हैं, संस्कृत से सीधे हिंदी में लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द आज भी संस्कृत के जैसे ही उपयोग में आते हैं। तो जितने सारे ऐसे शब्द होंगे वह शब्द तत्सम कहलाएंगे। अर्थात अगर आपको याद रखना है ट्रिक कि तत्सम शब्द कैसे जानेंगे, तो संस्कृत से सीधे जो आए शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है, संस्कृत से सीधे जो आए तत्सम कहलाए। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझिए, जगत ये भी क्या है, संस्कृत में का ही एक शब्द है और इनका प्रयोग हिंदी में भी जगत से ही होता है। जैसे फल, ये भी संस्कृत से लिया गया शब्द है। यानी कि संस्कृत में सीधे लिए गए शब्द जो है वो सब क्या कहलाते हैं, तत्सम। पुस्तक संस्कृत में भी पुस्तक है, पृथ्वी संस्कृत में भी पृथ्वी। यानी कि संस्कृत से सीधे जो आए, यानी संस्कृत से लिया हुआ जो शब्द हिंदी में प्रयोग हो जाए वो सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा तत्सम शब्द क्या है। ध्यान दीजिए इसलिए क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे इससे आगे, वो समझ में आपको नहीं आएगा जब तक आप इन्हें कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। अब शब्द का दूसरा भेद तद्भव। तद्भव का अर्थ संस्कृत से बिगड़े रूप में आए शब्द। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में रूपांतरित हो जाए, उन्हीं का बिगड़ा रूप वह कहलाता है तद्भव। अर्थात परिभाषा के माध्यम से ऐसे समझिए, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते समय बदल गए या बिगड़ गए, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ट्रिक के द्वारा भी आप याद रख सकते हैं, संस्कृत से जो बदला भाव वही कहलाया तद्भाव। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे अग्नि, ये है तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत का शब्द है और इन्हीं अग्नि से हिंदी में जो प्रयोग हुआ है आग के रूप में हुआ है, तो आग शब्द हो गया तद्भव। ठीक है। जैसे कर्पूर, ये भी संस्कृत शब्द है अर्थात तत्सम शब्द है और इन्हीं शब्दों से बना है कपूर, जो हम लोग हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में कपूर। तो ये शब्द हो गया तद्भव। फिर इसके बाद ठीक है, ध्यान दीजिए, कुब्ज भी क्या है, तत्सम शब्द है जो संस्कृत का शब्द है और इन्हीं कुब्ज से बना हुआ है कुबड़ा, जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं और ये बन गया तद्भव शब्द।
तो तद्भव का परिभाषा यही था, संस्कृत से जो बदला भाव यही कहलाया तद्भाव। इसके बाद चलिए पाद, एक तत्सम शब्द है अर्थात संस्कृत का शब्द है, और ये पाद का ही हम हिंदी में बोलते हैं पैर। तो पैर क्या हो गया? तद्भव, क्योंकि यह तत्सम शब्द से लिया गया है, अर्थात तत्सम का ही बिगड़ा रूप है पैर। तब आप समझ गए होंगे तद्भव शब्द। इसमें कोई अगर डॉट है तो आप कमेंट के माध्यम से कहिए, मैं कोशिश करूंगा आपको विस्तार से समझाने का। अब तीसरा भेद है देशज, अर्थात इसको शॉर्टकट में समझिए कि देशज स्थानीय भाषा है ना। स्थानीय भाषा का शब्द क्या कहलाता है? देशज कहलाता है। अब चलते हैं, इनकी परिभाषा को ध्यान से समझिए, तभी आप इन्हें समझ पाएंगे। परिभाषा के रूप में आप समझिए कि जिन शब्दों का संस्कृत या किसी अन्य भाषा से संबंध नहीं है, ना उनकी संबंध संस्कृत से है और ना किसी अन्य भाषा से है, ठीक है। किसी से भी उनका अगर संबंध नहीं हो और वह शब्द बोला जा रहा है तो वह कहलाएगा देशज, ठीक है। यानी स्थानीय भाषा का शब्द कहलाता है देशज। तो आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद रखना है, जो देश में ही पनपे वही देशज कहलाए। उदाहरण के माध्यम से समझिए, देशज शब्द कौन है? जैसे डिबिया, ठीक है, डिबिया क्या है? देशज है। फुनगी जो हम बोलते हैं ये भी क्या है? एक देशज शब्द है। तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, ये सभी शब्द ना तो संस्कृत से लिए गए हैं और ना हिंदी या किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं। ये बोलचाल की भाषा है, स्थानीय भाषा की बोलचाल है, इसलिए यह कहलाया देशज शब्द। अब शब्द का अगला भेद है चौथा, विदेशज, ठीक है, अर्थात विदेशी भाषाओं से आया हुआ शब्द क्या कहलाता है? विदेशज। तो परिभाषा इस रूप में हम लिख सकते हैं, जो शब्द अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं, भाषा कोई भी हो, किसी दूसरी भाषा से हिंदी में रूपांतरित हुआ है या हिंदी में बोला जा रहा है, वह कहलाता है विदेशज। जैसे आगे हम जान लेंगे, लेकिन ट्रिक्स के द्वारा आपको याद रखना है, विदेश से जो आया वही विदेशज कहलाया। विदेश से जो आया वही विदेशज कहलाया। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है हॉस्पिटल, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर, बुक, टेबल, ये सभी अंग्रेजी शब्द से लिए गए हैं, अर्थात विदेशों से लिया हुआ शब्द ये है हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल। अगला जो शब्द है वो फारसी से लिया गया है, अर्थात विदेशी भाषा है फारसी, तो उनसे लिया गया शब्द क्या है? आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार। ये शब्द जो है फारसी से लिए गए हैं, अर्थात विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है, जिनका प्रयोग अब हिंदी में किया जा रहा है, हम लोग हिंदी बोलने में करते हैं, ठीक है। जैसे अरबी से लिया गया शब्द है, तो अरबी से लिया गया शब्द है आंसर, किस्मत, ख्याल, दुकान। ये सभी शब्द जो है अरबी से लिया गया है, ठीक है। जो विदेशी भाषा है, विदेशी शब्द है और इनका हम प्रयोग हिंदी में करते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विदेशज, ठीक है। अब बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो आइए इन्हें अब समझते हैं। रूढ़ शब्द कौन होता है, यौगिक कौन है, योग रूढ़ कौन है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से नहीं समझेंगे तो इनसे जो संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं
आपको उतना याद नहीं रह सकता है, आप उन्हें गहराई में नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने से पहले आप इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए, रूढ़ शब्द क्या है? आपको सिर्फ याद रखना है। अगर याद नहीं रखना है तो सिर्फ समझ लेना है कि साधारण शब्द जिनका कोई खंड नहीं किया जा सकता, ऐसा शब्द जिनका अगर हम खंड करते हैं उनका कोई अर्थ ना निकले, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़। तो परिभाषा के माध्यम से भी समझ लीजिए कि वैसे शब्द जो अपने आप में संपूर्ण अर्थ रखते हैं, जिनका कोई टुकड़ा करने पर अर्थ ना ही निकला, यानी कि अर्थ ही नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़। तो इतना बड़ा लमसम में आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि शब्द है, अगर उनका हम संधि विच्छेद कर दें यानी अलग कर देते हैं, तो अलग करने के बाद दोनों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द हो जाएगा रूढ़। ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ लीजिए, जो अलग अलग ना टूट पाए वे रूढ़ शब्द कहलाए। जैसे मान के चलते हैं कि रूढ़ शब्द के रूप में पहला है नाक, तो इनका आप संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद नाक का क्या होगा? ना जोर क। ठीक है, अब इनका अर्थ आप देखिए कि ना का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। क का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। और इन्हीं को अगर मिला देते हैं तो एक शब्द बन गया नाक। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिनको अगर हम खंड करते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो शब्द कहलाता है रूढ़। जैसे आकाश, आकाश का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो आज और काश होगा। आ का मतलब कुछ नहीं, काश का मतलब कुछ नहीं। दोनों का अर्थ अगर हम निकालने के बाद हमें जब अर्थ ही ना मालूम चले, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। तो आपको याद रखना है, जो अलग अलग ना टूट पाए वे रूढ़ शब्द कहलाए। दूसरा है यौगिक शब्द। तो दो शब्दों से मिलकर बना शब्द कहलाता है यौगिक। याद रखना है कि दो शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? यौगिक। तो यौगिक की परिभाषा हम इस प्रकार कह सकते हैं, जो शब्द दो या अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए जाए, जो शब्द दो या अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए जाए, वैसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए कि घुड़सवार तो दो शब्दों से बना है, घोड़ा और सवार, है कि नहीं। इसके बाद है विद्यालय, तो विद्या और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है क्या? विद्यालय। तो जो दो शब्दों से बना है, जिनका खंड करने पर भी अर्थ स्पष्ट आ रहा है, ऐसे कहलाते हैं यौगिक शब्द। देखिए, खंड करते हैं विद्या जोर आलय, अर्थात विद्या का घर, आलय मैंने घर। तो इस प्रकार खंड करने के बाद भी उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो ऐसे कहलाते हैं यौगिक। तीसरा उदाहरण जैसे मान लेते हैं हिमालय, अर्थात हिम जोर आलय, बर्फ का घर। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, दोनों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योगरूढ़। तो योगरूढ़ क्या है कि वे यौगिक शब्द जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर, अपना जो मूल अर्थ होता है उसको छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे पंकज, ठीक है, तो देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिए तो पंक जोर जौ होता है, अर्थात कीचड़ से उत्पन्न पंकज कहलाता है। तो कीचड़ से उत्पन्न कौन होता है? कमल, है कि नहीं। तो देखिए पंकज नाम था और उसका प्रयोग कमल के रूप में हो गया। तो ऐसे यौगिक शब्द जो अपना मूल अर्थ छोड़कर के क्या बना? कमल, विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं योगरूढ़। जैसे लंबोदर, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे
तो लंब जोर उदर, लंबा हो जिसका पेट, अर्थात कौन होता है? गणेश जी। तो देखिए नाम था, शब्द था लंबोदर, लेकिन उनका प्रयोग क्या हो गया? गणेश जी। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं, जैसे लंबोदर तो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। चक्रपाणी अर्थात चक्र, पाणी जिसके हाथ में चक्र हो, पाणी होता है हाथ, अर्थात विष्णु भगवान। तो देखिए ऐसे शब्द जो अपना मूल अर्थ छोड़कर, जैसे चक्रपाणी था, हो गया क्या? विष्णु, है कि नहीं? तो अपना मूल अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, वह कहलाता है योगरूढ़। जैसे आपको कहा जाएगा पंकज क्या है? तो योगरूढ़ है, क्योंकि यह विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। लंबोदर, इसका भी विशेष अर्थ ग्रहण हो रहा है। जब विशेष अर्थ ग्रहण इसका नहीं होता तो यह योगरूढ़ नहीं कहलाता। ठीक है। चक्रपाणी, इनका भी विशेष अर्थ हो रहा है, अर्थात विष्णु हो रहा है कि नहीं? तो यह भी क्या कहलाया? योगरूढ़। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला है रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? विकारी और अविकारी। ठीक है। तो विकारी शब्द क्या होता है? तो वैसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द कहलाते हैं विकारी। दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो वैसे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों ये था शब्द के भेद विभिन्न रूपों में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।